हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर मैथ्स, जहाँ पे हम सभी टॉपिक्स जो है कवर करते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। एंड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है एंड जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि टू डिलीवर, और कुछ हमने जो टॉपिक्स है अभी स्टार्ट कर रखे हैं क्लास 12th के, ठीक है। एंड अगर कुछ उसमें जो 11th का यूज़ होता है तो हम साथ साथ उसके भी अलग से सेपरेट वीडियोस जो है अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ इलेक्ट्रोस्टैट्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली, ठीक है। एंड इस सीरीज़ में आपको हर टॉपिक्स मिलेंगे। दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर चार्ज। जो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इस रिकॉर्डिंग में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। देन हम ऐसे ऐसे करते करते जितने भी टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सारे वन बाय वन कवर अप करेंगे। एंड आई होप आपको मेरी रिकॉर्डिंग्स जो है, मेरी वीडियोस जो है पसंद आती होंगी। एंड अगर अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं अभी स्क्रीन पे ही पढ़ाती हूँ, बट नाउ आई एम जस्ट टीचिंग लाइक दिस, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो देखो, पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ना हमें ये जानना चाहिए कि वो बेसिकली टॉपिक है क्या, हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। हम आगे उसका सब टॉपिक्स देखने के बजाय वो पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि वो टॉपिक का मतलब क्या है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जो आपके चार्जेस हैं वो आपके एट रेस्ट पे है। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। ऑलराइट, सो देखो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्जेस चाहे रेस्ट में हो कैसे बिहेव करेंगे, मोशन में होंगे। बेसिकली तो हम इसमें रेस्ट पे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट हर कंडीशन को हम समझेंगे। कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है। एंड बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं जो अब हम कवर अप करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स हो गए, एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड जेई बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी इज़ दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इंटरैक्ट्स विद अदर चार्जेस। देखो, चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरे चार्जेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। एंड इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम। चार्ज होता है क्वांटाइज होता है, कंजर्व्ड होता है एंड एडिटिव होता है। तो ये तो थी चार्ज के ऊपर बहुत बेसिक जो स्टार्टिंग लाइंस होती है वो मैंने दी है अभी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर आप साथ साथ नोट्स लिखना चाहते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज मैं कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हैं, कुछ ऐसी लाइंस है जो मैं एक्स्ट्रा बोलूँगी, दैट इज़ नॉट रिटन इन दिस, बट ये एक नोट के फॉर्मेट में आपको इसमें मिल जाएंगी। और अगर कोई नहीं लिखना चाहता तो नो वरीज, मैं इस चैप्टर की जो है पीडीएफ बना के आपको ज़रूर मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। पूरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। आफ्टर द चैप्टर विल फिनिश आई विल प्रोवाइड यू विद दिस पीडीएफ। ऑलराइट, तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये होता है कि चार्जेस, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप यूज टू हो जाओगे बाय द एंड ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। देखो, चार्ज क्या होते हैं? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जहाँ पे ये क्या करेगी, जहाँ पे ये दिखाएगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे एंड कौन से आपके मैग्नेटिक चार्ज होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक से तो मैग्नेटिक हो गए, ठीक है। ये दोनों इफेक्ट्स के बारे में आपको ये बताएगा। उसके बाद चार्जेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जैसे मैंने ले लिया पॉजिटिव, अगर लाइक चार्जेस हैं दे आर गोना टू रिपेल ईच अदर। इफ़ आई हैव द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, तब भी वो रिपेल करेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी दो डिफरेंट चार्जेस की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे आर गोना टू अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद देखो, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने ये प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा,
हमने उसके बाद ये जाना कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब देखो क्या होता है कि एक दो पर्सन थे, एक तो डुफॉग एंड एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो थे चार्जेस को असाइन किया था, ठीक है। एंड जो डुफॉग था उसने क्या किया था, उसने बताए थे कि ये टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। उसके बाद जो डुफॉग थे उन्होंने विट्रस एंड रेजिनियस, ये बस आप एक टर्म याद कर सकते हो, अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो यू कैन सर्च इट ऑन इट। बाकी ये एक ऐसे चार्जेस होते हैं कि उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया था, लाइक थिंग्स को ऐसे वो रब करते थे एंड देन उसमें से चार्जेस प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ट्राई भी की होगी, वही चीज़ें हैं यहाँ पे डुफॉग ने भी, इन्हीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के, जैसे एक जगह से दूसरी जगह वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे शिफ्ट होते हैं। अगर आपने देखा होगा बचपन में आपने कॉम ली होगी एंड कुछ पेपर स्ट्रिप्स लिए होंगे, यू रब दैट कॉम टू योर हेयर एंड देन फिर आपने उस पेपर स्ट्रिप्स के पास उसे लेके आओगे, बहुत स्मॉल पेपर स्ट्रिप्स होंगे वो, एंड देन क्या देखोगे कि अट्रैक्शन हो रहा है, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स का इधर ट्रांसफ़र होता है तब आपको एक अट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो दैट इज़ समथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ योर स्केलर क्वांटिटी एंड इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है कूलम, क्या है, कूलम। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आया था ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जितने भी चार्जेस के फ़्लो होते हैं उनके फ़्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट है कूलम है इनकी। जो करंट होता है, करंट बेसिकली आई से डिनोट करते हैं एंड वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज़ आपका करंट कहलाता है, ठीक है। देन हम यहाँ से चार्ज को लिख सकते हैं डी क्यू। दिस इज़ समथिंग कि आप कोई भी आई किससे हम लिख रहे हैं, हम क्यू बाई टी लिखते हैं वैसे तो, बट आप स्मॉल क्यू ले रहे हो इन स्मॉल टाइम पे, तो इसको आप डी क्यू बाई डी टी लिखोगे, ठीक है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हैं स्मॉल चीज़ों के लिए, तो हम आगे डी लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, चार्ज किसके इक्वल होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर यूनिट किसकी है, करंट की, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, एंड टाइम की सेकेंड है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड इज़ कूलम, ठीक है। उसके बाद ये कुछ यूनिट्स हैं आपके पास। सो यहाँ पे ये क्या है, 1 मिली कूलम किसके इक्वल होते हैं, 10 की पावर -3 कूलम के, एंड 1 माइक्रो कूलम किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -6 कूलम के, 1 नैनो कूलम किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -9 कूलम के, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं एंड जब भी कन्वर्जन के लिए आ जाए, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया उसके अंदर आपको यूनिट किसी और में दे दी, तो आपको स्टैंडर्ड में तो चेंज करना है, हम आपको मिली में दे दी, माइक्रो में दे दी, नैनो में दे दी, बट आपको लाना किस पे है, कूलम्स में। बट आगे की ये सब मिली माइक्रो नैनो होती है, इनकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे -3 -6 एंड -9, तो वो आप उसमें जैसे 10 की पावर में पुट करो एंड देन मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। CGS यूनिट देखो, अभी SI यूनिट चार्ज की कूलम्स थी, ठीक है। इसकी मैं बात करूँ, मैं CGS यूनिट बात करूँ, दैट इज़ द स्टेट कूलम, क्या है वो, स्टेट कूलम है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करूँ तो वो AB कूलम के इक्वल होती है। अब वो ये क्या चीज़ है, देखो ये है कि एक कूलम जो होता है वो आपका 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम के इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/10 AB कूलम, ठीक है। यहाँ से ये क्या होता है, ये जो स्टेट कूलम होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसे फ्रैंकलिन ने दिया था, इसे हम बोलते हैं ESU। क्या बोलते हैं हम इसे, ESU, इफ़ यू कैन सी। तो 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम के, एंड दैट स्टेट कूलम जो होता है स्मॉलेस्ट स्टैटिक यूनिट होती है, जिसको हम ESU बोलते हैं, फ्रैंकलिन ने दी थी ये। और 1/10 AB कूलम क्या होता है, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक यूनिट होता है, जिसे हम EMU बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है, देखो जब भी आपका एक किसी भी एटम, अब ये एटम है, इस एटम के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, तो ये क्या होता है, जब अभी ये सेम इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम इन मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब देखो चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है, जो अब अगर हमें किसी भी, अगर कोई भी पर्सन है
वो जैसे चुपचाप बैठा है, ठीक है, हम उसको कुछ नहीं कह रहे तो वो चुपचाप बैठा है, हम उसके साथ बोलना स्टार्ट करेंगे तो वो भी तो आगे से रिस्पॉन्स देगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम इन मैग्नीट्यूड है, मतलब वो दोनों क्या है कि मैग्नीट्यूड में सेम है, जैसे अगर मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है, ठीक है, ऐसी चीज़ है। तो वो क्या चीज़ है, वो सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। अब क्या होगा कि जब मैंने क्या किया, मुझे अब इसको चार्ज पार्टिकल बनाना है। क्या बनाना है मुझे? इसे चार्ज पार्टिकल बनाना है। अब चार्ज पार्टिकल बनाने के लिए मुझे उसकी जो चुप्पी है उसकी न्यूट्रलिटी को मुझे क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, ठीक है। वो पहले न्यूट्रल एटम है, चार्ज पार्टिकल बनाने के लिए ताकि वो पार्टिकल हमारा बोले तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है, मुझे पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैं क्या करूँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर मेरे से दूर जा रहा है तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मास डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रॉन्स का गेन होएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, किससे, प्रोटॉन से, मास नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या फ़र्क होता है इसमें, जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। एंड जो इनके पास क्या होता है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, उन दोनों की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आती है। एंड इसकी भी नेक्स्ट है हमारे पास कि चेंज इन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारे मास ऑफ ऑब्जेक्ट में हमें चेंज दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, एन इंटू एम ई, यानी नंबर ऑफ कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो ये चीज़ है। और एम ई का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये केस हो गया चेंज इन मास ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो आगे क्या चीज़ है, आगे है कि डायमेंशन देखो, दिस इज़ क्यू, क्यू इज़ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज। ए टी क्या होता है, दिस इज़ एम्पियर इनटू टाइम, और ये इसकी डायमेंशंस में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम एंड 1 AH इज इक्वल्स टू एम्पियर आर इज इक्वल्स टू 3600 कूलाम। चलो अब आगे देखते हैं, आगे है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पे हम बात करते हैं। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज देखो, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। ट्रांसफरेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। देखो जितना चार्ज है उतना रहता है, चाहे इधर उधर जाके वो शिफ्ट हो जाता है, तो ठीक है। उसके बाद चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास बट मास इज़ नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद चार्ज। इसका क्या मतलब है कि चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अगर किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है तो ऑफकोर्स उसके पास चार्ज हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि भाई मास है तो चार्ज होगा। अगर मैंने बोला कोई भी मेरे पास मान लो बॉल है, इस बॉल के ऊपर चार्ज है, ठीक है, चलो हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे आई हैव दिस हाइलाइटर। अब मैंने ये बोला कि इस हाइलाइटर पे चार्ज है, ठीक है, इस हाइलाइटर पे क्या है, अब इस हाइलाइटर पे चार्ज है तो तभी इसके पास मास है। अगर कोई चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, यानी अगर किसी चीज़ का मास नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आया, ठीक है। यही प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर किसी के पास चार्ज है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है, यानी उसके पास मास होगा। अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके पास चार्ज कहाँ से आ गया, ठीक है। दिस इज़ समथिंग। अब आगे देखते हैं, ट्रांसफरेबल है, कंजर्व्ड है, एंड ये आपको बता दिया वाला पॉइंट भी, एसोसिएटेड विद मास बट मास इज़ नॉट एसोसिएटेड विद चार्ज, ठीक है। उसके बाद है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को ना मतलब नहीं पड़ता कि उसके पास स्पीड है नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या करता है, ये एक तरह से ना स्पीड पे क्यों वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड पे वो इनवेरिएंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हम स्पीड पे उसे रख देंगे ना तो वो क्या करेगा, उसकी न्यूट्रलिटी जो है ना वो कभी रहेगी नहीं। न्यूट्रलिटी उसकी बार बारी क्या होती रहेगी, ख़राब होती रहेगी अगर वो उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होएगी। ऑल राइट, देखो
आगे आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यू गॉट माई पॉइंट। अगर वो रेस्ट पे है तो उसके पास सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जैसे ये है, इसके पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रख दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैंने इसे एक्सेलरेशन पे डाल दिया, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स होगी इसके पास। आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, यानी हमेशा आपको एक इंटीग्रल वैल्यू मिलती है n की, तो नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे आपको कैसे मिलेंगे, लाइक एक पूरा प्रॉपर मिलेगा, जैसे 1 2 3 4, कोई भी ऐसे नहीं आएंगे, डेसिमल में नहीं आने वाली चीज़। मैंने 2.5 चार्ज नहीं लेना, मैंने 4 लेना तो 2 लेना या तो 3 लेना, कोई बीच का रोल है ही नहीं। आ रही बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। आगे है चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज क्या करता है, हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर पे रहता है। अब ये मेरे पास चीज़ है, इसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, इसके सरफेस पे रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि सॉलिड एंड होलो कंडक्टिंग स्फीयर, इनका रेडियस अगर सेम है, अगर मैंने यहाँ पे एक सॉलिड और एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर लिया, ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो बाहर का जो ये रेडियस है, ये रेडियस तो इसका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मैक्सिमम इक्वल चार्जेस आएंगे, जैसे आउटर सरफेस पे एरिया सेम होएगा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक सॉलिड लिया, एक होलो लिया, अगर इनका रेडियस सेम है तो इसके ऊपर जो इसके आउटर पे जो चार्जेस होंगे वो भी कैसे होंगे, चार्जेस सेम ही होंगे, ठीक है। जैसे अब एक इसका ना एक एग्जांपल होता है जो क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, नहीं तो अगर आपके प्रॉपर्टीज़ अगर आपसे पूछी जाए एंड उसमें अच्छा क्वेश्चन जो हो, अच्छे नंबर का हो बेसिकली, तो उसमें आप एक एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे इस पॉइंट के अंदर, दैट इज सोप बबल एक्सपैंड ऑन चार्जिंग, या फिर गिव रीज़न में भी पूछ सकते हैं। सोप बबल चार्जेस, चार्ज देने पे सोप बबल एक्सपैंड क्यों होने लगते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन। इसमें सीधा साधा आपने प्रॉपर्टी की डाल देनी है, इट कम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ, ऑलराइट। सो इसमें क्या होता है, सोप बबल एक्सपैंड ऑन चार्जिंग होता है। इसका मतलब जैसे हम सोप के जो बबल्स होंगे उसके पास उसको चार्ज देंगे। अब कैसे चार्ज दे सकते हैं हम, उसके पास कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट उसके पास लेके आएँ एंड देन वो क्या करेगा, एक्सपैंड करने लगेगा, ठीक है, तो चार्ज बाहर की तरफ आने लगेगा एंड उसका साइज़ भी जो है बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज लीक फ्रॉम शार्प पॉइंट्स। चार्ज क्या होते हैं, शार्प पॉइंट से लीक करते हैं। चार्ज डेंसिटी नॉट यूनिफॉर्म। चार्ज लीक फ्रॉम शार्प पॉइंट्स होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी पेन ले लिया, ठीक है, ये अब दिस पेन, अब ये जो इसका शार्प पॉइंट है, इस शार्प पॉइंट से क्या हो जाएगा, चार्जेस बहुत जल्दी से लीक करने लग जाएंगे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे गैदर हो जाती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती, तो वो उस टाइम पे लीक कर जाते हैं। मैक्सिमम वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ मिनिमम, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होता है वहाँ पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। एंड जैसे वाइस वर्सा इट विल मूव ऑन विद, ये देखो ये यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, दे मूव इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट चिल्ड्रन हमारे पास है क्वार्क। अब ये क्वार्क क्या होता है, आई विल स्पीक अप द पैराग्राफ ऑन क्वार्क, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से सुनना उसे। क्वार्क क्या होता है, क्वार्क आर द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, मीन्स दे कैनॉट बी स्प्लिट इनटू एनीथिंग स्मॉलर। इसका क्या मतलब है कि जो क्वार्क होते हैं वो क्या है, एक तो एलिमेंट्री पार्टिकल है और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के इन यूनिवर्स, मीनिंग दे कैनॉट बी स्प्लिट। देखो अब जैसे अब ये चीज़ें समझनी कैसे है, अब मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ के साथ वर्क कर सकते हैं, समझना होता है समझ, तो हम किसी भी चीज़ के साथ सकते हैं, ठीक है। ये तो है नहीं कि हमें पर्टिकुलरली वही चीज़ चाहिए, चार्ज चाहिए तो हमें कुछ वैसी साइंटिफिक चीज़ें चाहिए समझने के लिए, हम कुछ भी अपने सराउंडिंग से ही, साइंस जो होती है हम अपने आसपास से ही हर चीज़ों को रिलेट करते हैं। तो जैसे अब ये चीज़ है, ठीक है, ये क्या होती है, ये एक मैटर है, ठीक है।
तो ये मैटर क्या है, बहुत एक बिल्डिंग ब्लॉक से बना होगा यूनिवर्स में। एक ऐसी चीज़ होगी क्वार्क, ये क्वार्क जो होगा आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, आगे स्प्लिट नहीं हो सकता, ये बहुत छोटी चीज़ों से बना होगा। ये क्या होगा, बहुत छोटी चीज़ों से बना होगा। दे कैरी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कंबाइन इन अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 to form a large particle like proton and neutron, ठीक है, विच मेक अप द न्यूक्लाई ऑफ एन एटम। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करेगा। क्या कैरी करेगा, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करेगा, एक ग्रुप बनाएगा, कंबाइनिंग ग्रुप ऑफ 2 or 3 पार्टिकल्स के साथ ये आपस में कंबाइन होगा ताकि ये एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वो बना पाए। ठीक है, विच फिर वो क्या बन जाता है, एक न्यूक्लाई ऑफ एन एटम बन जाता है। न्यूक्लाई ऑफ एटम में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं। ठीक है, उसके क्या है, बाउंड टुगेदर टाइटली बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वाया मैसेंजर पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूऑन्स। अभी क्या होता है, ये आपस में टुगेदर टाइटली बॉन्ड बनाते हैं ये। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्लूऑन्स बोलते हैं, GLUONS। ठीक है, क्वार्क्स आर नेवर फाउंड इन नेचर। क्वार्क्स हमें नेचर में ऐसे तो कभी नहीं मिले, 6 डिफरेंट टाइप्स में मिले थे। ठीक है, जिसे हम फ्लेवर्स बोल देते हैं या डिस्टिंक्ट टाइप्स बोल देते हैं। तो वो है अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो ये 6 हैं। आई रिपीटेड, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, with the up and down varieties forming visually all stable metal around us। तो क्या आएगा, जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, विजुअली सारे स्टेबल मेटल्स के साथ होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन क्वार्क दैट आई हैव रेड। तो अब इसमें वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सम अप करके लिखी हुई हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो क्वार्क है एक एलिमेंट्री पार्टिकल है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से एक्सपोज हैं, और ये 6 क्यों लिखा हुआ है, 6 डिफरेंट उससे, अप, डाउन, चार्ज, स्ट्रेन, टॉप, बॉटम, ये वही सारी चीज़ें। उसके बाद है कि ये एक वैल्यू देता है +-1/3e की एंड +-2/3e की। इसका ये मतलब होता है कि अगर हम कभी भी क्वार्क के ऊपर कुछ भी पढ़ लें तो वो मतलब कोई भी क्वेश्चन कर ले तो देखा जाएगा कि वो हमेशा हमें एक इससे ई वैल्यू देता है। क्या देता है, हमेशा एक ई वैल्यू देता है, चाहे वो इससे आ जाती है चाहे वो इससे आ जाती है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, एज अ क्वार्क डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, क्वार्क ऑफ अ चार्ज स्टिल ई। फ्री स्टेट में नहीं होता, फिर भी हम क्वार्क ऑफ अ चार्ज को ई लेके चलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलता। ऐसी 6 फॉर्म्स में हमें क्वार्क देखने को मिलता है, वो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। Quantization of a charge implies that there is a maximum permissible magnitude of charge। Quantization of charge क्या बताता है कि यहाँ पे maximum permissible है magnitude of charge, या possible हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई। और उसके बाद ही हमें कुछ color confinement देखने को मिलती है। एंटी पेयर्स होते हैं, न्यू क्वार्क पेयर्स भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिटेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ चार्जेस। तो देखो डिटेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ चार्जेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज डिटेक्ट यूजिंग डिवाइसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप एंड मेजर क्वांटिटेटिवली यूजिंग इलेक्ट्रोमीटर्स, कूलम्स मीटर। ठीक है, और फिर ये सब चीज़ें। उसके बाद या इसको हम कूलम्स लॉ से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे हम कूलम्स बोलते हैं, मतलब ऐसा यूनिट होगी ना चार्ज की। तो देखो ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये डिटेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ अ चार्ज क्या है, ये हम एक डिवाइस की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं, एंड मेजर क्वांटिटेटिवली यूजिंग, और फिर हम इसको बहुत क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमीटर्स एंड कूलम मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हमें अगर चार्ज को डिटेक्ट करना होता है तो इसका क्या मतलब होता है, डिटेंशन ओनली डिटरमाइन इफ अ चार्ज इज प्रेजेंट एंड वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। लीव्स डाइवर्ज व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नोब्स। देखो जब भी हम कोई भी चार्ज, ये मेटल नोब होती है, ये मेटल की रॉड होती है,
इस मेटल की रोड को इस मेटल की नॉब के पास लेके आते हैं तो हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस होता है ये इधर मूव कर रही है, ये वाली इधर मूव कर रही है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग। अब इसमें क्या होएगा कि अगर मैंने कोई भी चार्ज लेके आई, डाइवर्ज कर दिया, इसका अपोजिट चार्ज लेके आई, तो वो क्या होएगा, अंदर की तरफ वापस आ जाएंगी। दैट मीन्स इसमें रिपल्शन से अट्रैक्शन देखने को यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। अब एक होता है पिट बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। पिट PITH, पिट बॉल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक लाइट बॉल होती है जो कि टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, या तो वो क्या होती है कि एक लाइट बॉल होती है जो या तो उसके पास जाती है या वो उससे दूर जाती है ऑब्जेक्ट से, तो वो भी पिट बॉल हो गया। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में वो डाइवर्ज हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाएंगे और फिर कोई भी, जैसे एक लीफ इधर हो रही है, आई राइट इट ऑल्सो। देखो गोल्ड लीफ में हम क्या देखेंगे कि जो हमारी जो लीफ होती है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी एंड देन फिर उसके अपोजिट चार्ज आएंगे तो वो उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हम एक देखते हैं उसको गोल्ड लीफ में। एक आता है हमारा पिट बॉल। पिट बॉल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। अब देखो गोल्ड लीफ बता दिया। पिट बॉल में क्या होता है, एक ऐसी लाइट बॉल होती है जो या तो टूवर्ड्स आती है या अवे जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज बॉल। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास आता है पोलैरिटी टेस्टिंग। ये क्या चीज़ होती है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें रिपेल करती हैं एंड एक पॉजिटिव ये ऐसे कुछ मिलता है हमें, तो यहाँ पे हमें अट्रैक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट रिपल्शन प्रिंसिपल। ये चीज़ें मैं लिख नहीं रही बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। एंड ओनली रिपल्शन कॉन्सिक्यूटिवली प्रूव्स एन ऑब्जेक्ट इज इनहेरिटेड चार्जेस। इसमें क्या करता है, रिपल्शन के थ्रू हमें ये पता लगता है कि उसके पास इनहेरिटेड चार्ज है, यानी कोई भी चीज़ है तो हमें पता लग जाता है अगर वो चीज़ रिपल्शन शो कर रही है, ठीक है। मान लो मैं इस पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसके पास ही पॉजिटिव ले आई तो रिपल्शन शो हुआ, तो पता लगा कि हाँ ऑफ कोर्स इसके पास नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये ऐसा रिपल्शन शो कर रही है। तो दिस इज़ अ रिपल्शन प्रिंसिपल। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ अ चार्ज। अब चार्ज को हम कैसे मेजर करते हैं? देखो मेजरमेंट डिटरमाइंस द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्जेस। मेजरमेंट से हमें पता लग जाता है कि एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कितना चार्ज जो है हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? एक हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर होता है जो कि एक प्रिसाइज चार्ज को बताता है। वो किसकी बात कर रही हूँ मैं? इलेक्ट्रोमीटर की। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होता है। हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज चार्ज को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है। कूलम मीटर क्या होता है? कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि काउंट करता है। ये मैंने टर्म्स पहले ली थी जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया। ये टॉपिक मीन्स जब मैं डिटेंशन स्टार्ट कर रही थी, स्टार्टिंग में ही मैंने ये 2-3 लाइन्स जो बोली थी वही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो क्या चीज़ें थी। कूलम मीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करेगा, टोटल काउंट करेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू इट, कि कितने टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं पास हो रहे हैं। तो ये आपका क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट बताएगा, ठीक है। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि काउंट करेगा कितने बता दी है। कूलम्स लॉ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस यही टर्म्स थे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लिए थे एंड दिस व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। चलो आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ अ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। देखो इसमें क्या होएगा ना, हम मेथड्स देखेंगे चार्ज ऑफ अ बॉडी में। अब सबसे पहला आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना। जैसे मैंने बैलून्स ऑन हेयर किया
तो इसका क्या मतलब है कि जब मैंने बैलून को हेयर पे रब किया, ठीक है, तो उस पर क्या हुआ, एक फ्रिक्शन जनरेट हुआ, उस पर क्या हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ। चाहे आप बेसिकली कॉम्ब ऑन हेयर से भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, तो ये भी एक फ्रिक्शन का ही एग्जांपल है। तो क्या होता है, हम दो चीज़ों को, जब भी दो डिफरेंट चीज़ों को, इंसुलेटिंग मटेरियल को बेसिकली हम रब करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। एक मटेरियल गेन कर लेते हैं, एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है, दैट इज समथिंग फ्रिक्शन नोन एज। अब बात आती है कंडक्शन पे। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, एक अनचार्ज ले लिया। सपोज दिस वन इज चार्ज, ये अनचार्ज है, मैंने इस चार्ज और अनचार्ज को इन कॉन्टैक्ट में लेके आई, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट में लेके आई, तो क्या हुआ, सेम पेयर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये चार्ज था, ये अनचार्ज था, ये मान लो इसके पास था पॉजिटिव, इसके पास था पॉजिटिव, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव था, इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाई ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, रिपेल करेंगे। जैसे ही सेम चार्जेस इन पे आए, पहले तो ये देखो कॉन्टैक्ट में आए, ये हमारा पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, दे विल रिपेल ईच अदर, दिस इज कंडक्शन, दिस इज कंडक्शन। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन जो है, मतलब एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं, फिर बाद में हम उसको ब्रीफ डिस्कस करेंगे। दिस वन, ट्रक। देखो ट्रक में क्या होता है ना, अगर हम एक ऐसा ट्रक लेके जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है, तो अब वो एक्सप्लोसिव मटेरियल में क्या होता है कि अगर वो ट्रक में भरा हुआ है, तो एयर के कांटेक्ट में जैसे ही देखो, जैसे ही इस एयर के कांटेक्ट में ये हमारा एक्सप्लोसिव मटेरियल आता है, तब क्या होता है कि जो इस पे फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा होता है, उसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो हो सकता है। अब उसको प्रिवेंट तो करना है, क्या करना है, प्रिवेंट तो करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इस एक्सप्लोसिव जो ट्रक से हम एक यहाँ पे मेटल की चेन को ऐसे नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ छोड़ देते हैं। मेटल की चेन को हम ग्राउंड की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो भी यहाँ पे इसकी वजह से जो भी यहाँ पे बन रहा होगा, जो भी चार्ज होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस पे आएंगे एंड इसके मेटल के चेन के थ्रू वो ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि जो भी एक्सप्लोजन इस एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, इस मेटल के चेन में वे आया, दिस मेटल के चेन में वो ग्राउंड में चले जाएंगे और क्या कर देगा, उस चीज़ को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। बहुत कंडक्टिव होता है एंड मॉइस्चर डस्ट की वजह से ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये एक मेन चीज़ है कि अगर हमने मेटल की जो चेन है वो नहीं करी ना, तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, बिकॉज वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ ऐसा फ्रिक्शन होएगा कि एक्सप्लोजन होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट, अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड लो, चाहे आप एक ट्रक ड्राइवर क्यों ना बन जाओ, उसमें भी अगर मान लो आप एक एक्सप्लोजन कोई भी मटेरियल लेके जा रहे हो, ये नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द फिज़िक्स मीन, कि अब हमें यहाँ पे पता लग गया ना, मेटल का चेन होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, नहीं होगा तो क्या कहते हैं, चार्जेस जो हैं आपके नहीं जाएंगे, फ्लो नहीं करेंगे, वो वहीं रहेंगे, ट्रक में ही रहेंगे एंड देन वो एक्सप्लोजन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। दैट इज़ नाउ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में भी कुछ यही चीज़ देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है ना, जो इसकी जो फ्यूल पाइप होती है एयरक्राफ्ट के अंदर जब हम फ्यूल भरते हैं, तो फ्यूल भरने पे, जैसे मैं आपको इसको यहीं साथ साथ ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको साथ साथ चीज़ें क्लियर भी होती रहे। अब ये एक पाइप है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ से आपने इधर से फ्यूल डाल रहे हो, ठीक है, फ्यूल डाल रहे हो, ये फ्यूल और ये आउटर लेयर जो है इस पाइप की, और ये जो फ्यूल जो आप डाल रहे हो यहाँ पे, ये जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, ये भी एक तरह से एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं, ये भी खतरनाक, ये भी डेंजरस है, ये भी क्या है, ये भी डेंजरस है। तो इसके लिए हम एयरक्राफ्ट में क्या चीज़ें करते हैं, ग्राउंडिंग केबल्स जो होती है लगाई जाती है। अब फ्यूल ये तो है नहीं कि आप हवा में फ्यूल भर रहे हो, फ्यूल आप ग्राउंड पे ही भरोगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब फ्यूल भरते हैं
तो उस टाइम पे हम एक पाइप जो है, एक केबल जो है वो ग्राउंड में रख देते हैं, ग्राउंड की तरफ। जैसे इधर मेटल चेन रखते हैं ना, ऐसे इधर ग्राउंडिंग केबल रख दी जाती है ताकि वो चार्जेस वहाँ से वो ले ले चार्जेस और वो सारे के सारे ग्राउंड में चले जाएँ, ठीक है। दिस इज समथिंग। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है कि इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता, बिना कॉन्टैक्ट के चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना एंड देन फिर वो क्या होती हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। दिस इज समथिंग। चलो इसे भी समझते हैं। इंडक्शन क्या होता है, जैसे मेरे पास ये रही एक बॉडी, एक बॉडी ये रही। अब ये बॉडी क्या है, चार्ज है, ठीक है। ये बॉडी न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है। इसके पास पॉजिटिव भी है, इसके पास नेगेटिव भी है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको दूर ही रखना है, मैंने इसको दूर ही रखना है, मैंने इसको कांटेक्ट में नहीं लेके आना, मैंने इसको दूर ही रखना है। तो जब मैं इसको दूर रखूँगी, ये क्या होगा, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्जेस थे तो, और इसके पास नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव चार्जेस, इसके पास दोनों चार्जेस हैं तो, और इसके पास है पॉजिटिव चार्जेस। मैंने कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आई, लेकिन क्या हुआ, इसके इस वाले सरफेस पे सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए, इस वाले सरफेस पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और यहाँ तो थे ही पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गया। तो इंडक्शन में हमें यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिली है। आई होप ये बात क्लियर हुई। तो दिस इज़ व्हाट इंडक्शन मीन्स, कि ये विदाउट कॉन्टैक्ट भी नहीं होता फिर भी ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला हो गया कि जैसे ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये क्या होता है, अब जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्जेस का, अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, ग्राउंड से नेगेटिव चार्जेस ले लेंगे ताकि अपने आप को वो चीज़ वो भी न्यूट्रल कर पाए। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चाहेगी ना अपने आप को न्यूट्रल रखना, तो ग्राउंड से नेगेटिव चार्जेस या तो ले लेगी, ठीक है, और अगर या फिर वो एटमॉस्फेयर में भेज देगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर हम केबल लगा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके ग्राउंड में भेज देता है, या फिर जब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में, ग्राउंड के पॉजिटिव चार्जेस और वो जो भी एटमॉस्फेयर में बच गए या जो भी ऑब्जेक्ट में बच गए वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, इन सभी कॉन्सेप्ट पे, ट्रक पे, एयरक्राफ्ट पे एंड ये जो केस है, जो ये ग्राउंड का केस है, ये ऐसे बेसिकली 3 केसेस होते हैं जिसमें आप एक बार ग्राउंड को या तो चार्ज दे रहे होते हो, या ग्राउंड से ले रहे होते हो, या एटमॉस्फेयर में भेज रहे होते हो। इन तीनों पे आई ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको एक विजुअल जो वीडियो है वो ज़रूर अपने चैनल पे डालूँगी इन सभी टॉपिक्स की, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़रूर पुट करूँगी, आप ज़रूर देखना इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में ही, अगर हो डल गई तो आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर नाउ, सो लेट्स बिगिन। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रही है ना, देखो ये याद कर लेना है, टाइप ऑफ नहीं तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है कभी कर तो इसमें क्या था, वैक्यूम, और ये है एक मीडियम, डिफरेंट मीडियम्स है, उसके हमें ना यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। क्या दे रखी है, कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। वैक्यूम और एयर की 1 है, वाटर की 80 है, माइका की 6 है, ग्लास की 5 to 10 के बीच में, मेटल की इन्फिनिटी है। ये भी आपको समझ नहीं आने वाला, ये हम इसको नेक्स्ट पेज पे जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। बेसिकली अभी बता दूँ तो ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ दे रखी हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल है वो कितना पोलराइज्ड है, ठीक है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कितना पोलराइज्ड है, कैसे अपनी रीअरेंजमेंट देखता है, प्लस माइनस साइन को देखता है, दैट इज़ समथिंग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आफ्टर अर्थिंग अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर। देखो क्या होता है कि ना हमारे घरों के बाहर ना एक अर्थिंग केबल, एक अर्थिंग रॉड घर के बिल्कुल साथ में अटैच करके लगाई जाती है, अंडरग्राउंड करके, ताकि कभी भी जब बहुत ऐसा क्लाउडी हो जाए तो उसमें से कहते हैं ना कि जब बिजली कड़कती है लाइटनिंग के टाइम पे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस लाइटनिंग रॉड से अब वो इन कॉन्टैक्ट तो नहीं होता, तो वो एटमॉस्फेयर में से ले लेता है एंड देन वो उसको ग्राउंड में डाल देता है, ठीक है।
और या फिर आपने कभी ऐसा सुना भी होगा कि अगर हमारे कोई भी एरिया में, मतलब हम कहीं पे भी हैं, लाइक हम कोई भी घूम रहे हैं उस प्लेस पे और हमारे बाल एकदम से खड़े हो रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड जैसे खड़े हो रहे हैं वो, तो क्या होगा, तो हमें उस टाइम पे उस प्लेस को फटाफट से छोड़ देना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कुछ चार्जेस की वजह से हमारे हेयर्स जो हैं वो खड़े होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे लाइटनिंग होने की 101% पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। आफ्टर अर्थिंग अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर, एंड इफ a negatively charged conductor is earthen then an electron flow from conductor to earth। देखो मैं जो आपको बता रही थी ना प्रीवियस पेज पे कि 3 चीज़ें होती हैं, वो 3 चीज़ें यही हैं बेसिकली। देखो क्या होता है, अर्थिंग के टाइम पे पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होएगा, अर्थ से कंडक्टर पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कंडक्टर से अर्थ में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अर्थ से कंडक्टर में जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कंडक्टर से अर्थ में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस इनसाइड अ होलो इंसुलेटिंग कंडक्टर। अभी हम क्या करते हैं, हम कोई भी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, उसको हम होलो इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर रखते हैं एंड कनेक्ट करते हैं उसको। देखो एक हमारा चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको हमने प्लेस किया एक होलो इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर। ये है एम्प्टी, होलो है ना, तभी तो ये सॉलिड इसके अंदर गया हुआ है, ये सॉलिड है और ये वाला चीज़ होलो है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, जब भी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर को प्लेस किया होलो इंसुलेटेड कंडक्टर में एंड कनेक्ट थ्रू अ फाइन कंडक्टिंग वायर, चार्ज विल बी कम्प्लीटली ट्रांसफ़र फ्रॉम द इनर टू द आउटर। चार्जेस को हमने कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस यहाँ से फ्लो करेंगे ना, अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है यही लाइटनिंग रॉड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसका डायग्राम यहाँ पे दे दिया गया है। इफ़ ओनली वन चार्ज इज़ अवेलेबल देन बाय रिपीटिंग द इंडक्शन प्रोसेस इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन अ चार्ज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन इट्स इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है कि अगर चार्जेस हमारे पास, हमें एक चार्ज से बहुत सारे चार्जेस प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो चार्जेस को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं इंडक्शन प्रोसेस से, उसके पास नहीं लेके आते, उसे दूर रखते हैं ताकि वो चार्जेस में फ़्लो हो जाएं। ऐसे ऐसे करते करते हम बहुत सारे करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज को अटेन ना कर दे। ऐसा आपको हाई वोल्टेज जनरेटर में देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं आपको विजुअल जो ऐसी वीडियोस हैं वो मैं आपको शॉर्ट्स में ज़रूर डालूँगी, एंड प्लीज़ उन वीडियोस को बिल्कुल मिस मत करना, वो ज़रूर देखना। वो सारे के सारे यही जितने एग्जांपल है, जैसे ये हाई वोल्टेज जनरेटर हो गए, जिसे वॉन्डे जनरेटर्स बोलते हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तब ये सारी चीज़ें क्या होंगी ना, सारे एग्जांपल्स मैं आपको उसमें देने वाली हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ एक्स रेज आर इंसिडेंट ऑन अ इलेक्ट्रोस्कोप ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ एयर बाय एक्स रेज, द इलेक्ट्रोस्कोप विल डिस्चार्ज and hence it will collapse. However, if the electroscope is evacuated, X-rays will cause photoelectric effect with gold leaf and leaves further diverge। तो देखो क्या होगा, इस पर बस लाइट का इंसिडेंट है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स देखने को मिलता है कि उसमें लाइट डलती है, इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं, लेकिन लाइट डलने के लिए उतनी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए लाइट की कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन फिर उसमें गोल्ड लीफ को सम अप किया गया, ठीक है। इसका भी एग्जांपल आपको ज़रूर मिलने वाला है, सॉरी इसकी वीडियो ज़रूर मिलने वाली है। नेक्स्ट है चार्ज reside on the surface of the conductor since both the sphere having similar surface area so they will hold equal charges, solid and a hollow copper sphere। देखो अभी हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सॉलिड जो है होलो के अंदर फिक्स हो रहा है तो चार्जेस का फ्लो हो रहा है। और हमने ये भी पढ़ा था कि चार्जेस जो होते हैं सरफेस पे रिसाइड करते हैं और वो सरफेस सॉलिड होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, तो वो क्या इक्वल चार्जेस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, इक्वल चार्जेस, यानी जो चार्ज होगा दोनों पे सेम ही होएगा। उसके बाद है सोप बबल जो होंगे नेगेटिव चार्जेस देंगे अगर उनका रेडियस, इफ़ द रेडियस विल ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स की वजह से सोप बबल क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस देते हैं। आगे देखते हैं
गिवन कंडक्टर्स, ये शायद कुछ बच्चों को अभी इतना समझ में ना आ पाए, बट ये विजुअल की मतलब विजुअलाइजेशन जब हमारी हो जाती है ना किसी भी चीज़ में, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहे, डोंट वरी, आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो, ठीक है। चलो कंडक्टर देखते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखो क्या होता है, कंडक्टर्स के पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज देखने को मिलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जिसकी वजह से बाहर निकलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई हैं देखो, ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के पास जो भी चार्जेस हैं, ठीक है, एंड ये है इसके आउटर लेयर। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का आपको फ्लो देखने को मिलेगा। जैसे इसमें नॉन कंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। ये तो मूव कर सकते हैं, कंडक्टर मूव कर सकते हैं, नॉन कंडक्टर मूव नहीं कर सकते क्योंकि नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट फ्री नहीं होते, ये कहने का मतलब है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बाहर निकलने के लिए, इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें हल्की सी भी तो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। कहते हैं ना हवा लग गई और काम हो गया। इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, इसमें बाहर नहीं आ सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। चार्ज कैन स्टे इनसाइड अ बल्क ऑफ अ सॉलिड, इस सॉलिड के बल्क में चार्ज रह सकता है, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स इन्हें दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो शायद चार्जेस का हम एक बल्क में हो जाएगा। एंड अगर हम कुछ ऐसा डिवाइस ले लें या इसके साथ कुछ और देख लें नॉन कंडक्टर्स के साथ, तब शायद चार्जेस का हमें फ्लो देखने को मिल जाए, वो भी बहुत एक्सेप्शनल कोई भी हम अगर केस देखें तो। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। अनलाइक कंडक्टर्स देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंट्रोल और मॉडिफाई, विच इज़ वाई दे आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स में इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक कंडक्टर और सेमी इंसुलेटर के बीच में होता है सेमी कंडक्टर्स, और इनकी एबिलिटी ये होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के को कंट्रोल कर सके, उन्हें मॉडिफाई कर सके, और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, या फ्री भी होते हैं नहीं भी होते। नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग। देखो चार्जिंग के हम यहाँ पे 3-4 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट इज थर्मोनिक इफेक्ट। क्या होएगा, अब आपको ना क्या करना है, कोई भी आपने मेटल ले लेना, इस मेटल को, सॉरी इट वॉज नॉट विजिबल अर्लियर, देखो ये मेटल है, इस मेटल को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मेटल को हीट करेंगे ना तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर निकल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करने लग जाएंगे। ये सरफेस को ब्रेक करेंगे तभी तो मूव करेंगे, ठीक है, बाहर आ जाएंगे। मेटल विच वॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नाउ बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये मेटल था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। मैंने इसे हीट किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट में देखने को मिली। ये जो इसकी आउटर सरफेस था, आउटर सरफेस ब्रेक हुआ तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ठीक है। तो अब पहले जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था वो अब क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। सेम चीज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखने को मिलती है। सरफेस है, सरफेस पे मैंने क्या किया, लाइट एमिट करी, तो इस सरफेस पे यहाँ से जो निकलेगा, मान लो मैं यहाँ पे इसको चाहिए 5 जूल की, मान लो कुछ ऐसी एनर्जी चाहिए कि वो बाहर निकले, तो मुझे कम से कम 6 जूल की एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ताकि 5 जूल तो इसको निकालने में लग जाए, 1 जूल जो भी उसका काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट में रह जाएगा, ठीक है। ये वो चीज़ है। और इससे क्या होगा कि मैं इसमें भी अगेन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही हूँ, इसमें हीट करके निकाल रही हूँ, इसमें लाइट एमिट करके निकाल रही हूँ। तो ये दोनों फेसेस में क्या हो रहे हैं कि हम उसको न्यूट्रल से उसको क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है, अब आपने एक मेटल लिया, मेटल को आपने पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आए, फोर्स बढ़ा, विच होल्ड नेगेटिव चार्ज नाउ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़। तो मेटल को मैंने पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आई, मेटल को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आई,
मेटल के पास नेगेटिव होते हैं, इसके पास पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है। इसका फोर्स बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, ठीक है, तो ये कैसा बन गया, विद पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज के साथ वो जाके अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो इन सभी केसेस में ना आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो एक नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव का भी हम एक एग्जांपल देंगे। जैसे एज्यूम करते हैं कि एक मेटल है, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस है, रिपल्शन तो नहीं होएगा, एमिशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को। नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड जो होएगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इतना अंदर पुश करती रहेगी, सरफेस से इतनी दूर चले जाएंगे, they would not get the boiling off or emission effect that you get with a positive charge। हम देख रहे हैं इन तीनों एग्जाम्पल में हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिला, हमने मेटल की न्यूट्रलिटी को बिगाड़ा है एंड देन हमें वो पॉजिटिव चार्ज देता है। बट नाउ इन दिस केस हमने खुद से एज्यूम किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करवाया, नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड हमने इतनी दी कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो थे इतने डीप अंदर ही जाते गए कि वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाए एंड देन वो पॉजिटिव चार्जेस हो गए। दिस इज समथिंग अ बॉइलिंग इफेक्ट और एमिशन इफेक्ट नोन एज, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन में क्या होता है, जो ग्लास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सिल्क इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, दोनों का जब भी कंबाइन होगा, ग्लास पे पॉजिटिव सिल्क पे नेगेटिव, दिस इज समथिंग फ्रिक्शन। ये हमने पहले पढ़ लिया बट इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। इसमें भी ये मैंने बता दिया, कंडक्टर में एक चार्ज अनचार्ज साथ में आएगा, इन कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एंड इक्वली स्प्रेड हो जाएंगे चार्जेस। उसके बाद देखो क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है कि एक हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है, एक पॉजिटिव चार्ज है, साइड में रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, विदाउट कॉन्टैक्ट ही क्या हो जाते हैं, चार्जेस का ट्रांसफ़र हो जाता है एंड फिर वो बाद में अट्रैक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला केस। इस केस में क्या है, देखो एक आपके पास चार्ज है पॉजिटिव है, एक के पास नेगेटिव है, इंड्यूस चार्जेस ये। अब मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्जेस के पास आएगा, ठीक है, तो ये देखो ये सर्कल है, इसकी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, इंड्यूस चार्जेस हो गए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसके लिए यहाँ नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, ये दोनों तो अट्रैक्शन दिखाएंगे। ये जो चार्जेस का इंड्यूस देखने को मिला है, ठीक है, सेपरेटली हमने इसको F2 बोल दिया, इसको F1 बोल दिया। F1 F2 से ज़्यादा होगी, यानी ये चीज़ इससे ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, F नेट की डायरेक्शन जो है इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये वही चीज़ है साथ में लिख दी है। अब आगे देखो इस पे स्टैटिक चार्जेस क्या होता है, फ्रिक्शन फ्रॉम फ्यूल रशिंग थ्रू द फ्यूल पाइप डेंजरस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट स्पार्क। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि जब हम एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरते हैं तो हम ग्राउंडिंग केबल का यूज़ करते हैं। ग्राउंडिंग केबल का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेटल की होती है, फिज़िकली क्लिप्ड होती है, ठीक है, यानी वो क्या कर देती है, उसको फिज़िकली अटैच होती है ना, क्लिप्ड होती है, तो वो ग्राउंड में उसको भेज देती है। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे फ्यूल ट्रक में हो गया, फ्यूल पाइप में हो गया, एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे ग्राउंडिंग केबल्स का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट सेफली कंडक्ट्स द स्टैटिक चार्ज अवे इनटू द अर्थ। और इसमें एक ऐसी भी चीज़ है जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि देखो एक आपके पास मेटल है, क्या एक ही मेटल है, ये भी मेटल है, इसके पास अगर हम इंसुलेटर लगा रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, अगर इंसुलेटर है ये मेटल ले रहे हैं क्या तब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे 3-4 स्पेशल ऐसे केसेस होते हैं जिस पे हम इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा। यही 3-4 केसेस की वजह से हमें समझ में आता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स हमें एक्सप्लोसिव अगर ट्रक है तो उसके पास हमें मेटल की एक केबल को जो है ग्राउंड करना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट है उसमें ग्राउंडिंग केबल लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो मेटल की चीज़ें होती हैं। मेटल क्या करती है, जो स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसके अंदर, उन स्टैटिक चार्जेस को क्या कर लेती है, अपने साथ ही बाहर ले आती है। ठीक है, बात समझ में आई। एक जैसे आपने शुगर केन का एग्जाम्पल देखा होगा, इस शुगर केन के एग्जाम्पल में क्या होता है कि जब भी आप शुगर केन का जूस निकालते हो, गन्ने का जूस निकालते हो, तो वो क्या होता है, वो जो एक वैसे व्हील टाइप कुछ होता है जिसमें रबड़ की एक स्ट्रिप लगी होती है, वो रबड़ की स्ट्रिप क्या करती है, मूव कर रही होती है। अब क्या होता है इसमें ना, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो तो स्टैटिक होते हैं, वो एक जगह पे होते हैं,
वो कैसे आप दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो उसको मूव कराने के लिए हम फिज़िकली उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। तो वो क्या होता है, एक जगह से उस रबड़ जो स्ट्रिप होती है उसके पास स्टैटिक चार्जेस होते हैं, वो एक जगह से उसी वेलोसिटी के ही थ्रू वो मूव करते हैं। ये नहीं है कि वो उसमें से फ्लो करके जा रही है, नहीं, रबड़ ये फ्लो नहीं कर सकती, उसको वेलोसिटी दी जा रही है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे this is very difficult to explain, it can only be visualized, you have to visualize the things। देखो जैसे ये हमारी रबड़ स्ट्रिप है, इसके पास क्या है, स्टैटिक चार्जेस है। अब ये स्टैटिक चार्जेस यहाँ मूव नहीं करेंगे, ऐसे करके मूव नहीं करेंगे, ये स्टैटिक चार्जेस यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, करते 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 वो पूरे की पूरी स्ट्रिप के अंदर होंगे। वो मूवमेंट नहीं शो कर रही, वो उस वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे एंड मैं फिर ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, देन यू विल गेट द विजुअल वीडियोस। ठीक है, चलो देखते हैं इस पर। अब इंडक्टिंग बॉडी कभी भी ना ही लूज़ करती है ना ही गेन करती है, नेवर नीदर गेन और नॉट लूसेस चार्ज। ठीक है, ये चार्ज बॉडी होती है। अब देखो जैसे इसमें मैक्सिमम क्या होता है कि वो Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू 1-1/k क्या होता है। देखो इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूसिंग चार्जेस से या तो छोटा होता है या तो उसके बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो होता है ये K, दिस K इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली क्या होता है, जो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये बताते हैं कि मटेरियल कितनी जल्दी पोलराइज हो सकता है। जब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे ना, तो उससे पता लग जाएगा कितनी जल्दी वो चीज़ पोलराइज हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की सारी की सारी वैल्यूज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। उसके बाद K इंसुलेटर जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता, वुड प्लास्टिक होते हैं। ये जो K मेटल्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं कि उसके पास इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये एक स्टोर मैक्सिमम एनर्जी करता है एंड ये बहुत ज़्यादा कम एनर्जी स्टोर करता है एयर के पास, जो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसके ऊपर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, so don't worry। देखो मटेरियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एटम शिफ्ट क्रिएट्स ऑन इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन इजीली शिफ्ट। देखो इसमें बेसिकली क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी जल्दी इजीली शिफ्ट हो रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा है, पोलराइजेशन अच्छा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर वो शिफ्ट अच्छी हो रही है तो हमें डायपोल देखने को मिलेगा। ये चीज़ें भी आपको नहीं समझ में आएंगी, ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बाद कूलम्स लॉ, उस कूलम्स लॉ के अंदर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है हमने डाले हुए हैं, तो इसके बाद हम जो लेक्चर बनेगा हमारा वो बनेगा कूलम्स लॉ पे, जिसमें हम कूलम्स लॉ एयर में पढ़ेंगे, इन एनी मीडियम में पढ़ेंगे, इसका इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, सुपर पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, हर टाइप के देखेंगे, हर शेप के देखेंगे। ठीक है, हर मतलब उसके अंदर हर चीज़ें लग रही होंगी। अगर आपने 11th नहीं भी कर रखी होगी ना, तब भी आपके लिए एज सच कोई